हेलो स्टूडेंट्स। हिस्ट्री के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति में आप सबका वेलकम है। चलिए आज इस चैप्टर के हर कॉन्सेप्ट को इतनी आसानी से समझेंगे कि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम्स के लिए आपकी तैयारी एकदम पक्की हो जाएगी। तो हम इस चैप्टर को 6 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं, बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी बुक के हिसाब से। हम शुरुआत करेंगे क्रांति से पहले के फ्रांस से, फिर देखेंगे कि क्रांति का विस्फोट कैसे हुआ, फ्रांस राजशाही से गणतंत्र कैसे बना, फिर ये भी सोचेंगे कि क्या ये क्रांति सच में सबके लिए थी, नेपोलियन का उदय कैसे हुआ और आखिर में इसकी विरासत ने पूरी दुनिया को कैसे बदल कर रख दिया। तो चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं 18वीं सेंचुरी के फ्रांस से। आइए देखते हैं कि उस क्रांति के तूफान के आने से ठीक पहले वहां का समाज और सरकार कैसे थे। उस दौर को ओल्ड रेजिम यानी पुरानी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ये टेबल फ्रेंच सोसाइटी की पूरी सच्चाई दिखाती है। देखिए, सोसाइटी 3 एस्टेट्स यानी हिस्सों में बटी हुई थी। फर्स्ट एस्टेट में आते थे चर्च के लोग यानी क्लर्जी, सेकंड में थे कुलीन वर्ग यानी नोबिलिटी, और थर्ड एस्टेट में थे बाकी सब लोग। अब सबसे शॉकिंग बात देखिए, देश की लगभग 97% आबादी जो थर्ड एस्टेट थी वहीं सारा टैक्स दे रही थी, जबकि पहले 2 एस्टेट्स को टैक्स से लगभग पूरी छूट मिली हुई थी। यही असमानता क्रांति का सबसे बड़ा कारण बनेगी। थर्ड एस्टेट पर टैक्स का बोझ बहुत ही ज्यादा था। ये 2 टैक्स के नाम एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर याद रखिएगा। एक था टिथे, जो चर्च को खेती की उपज का 10वां हिस्सा टैक्स के रूप में देना पड़ता था, और दूसरा था टैले, एक डायरेक्ट टैक्स जो सीधे सरकार को जाता था। उस वक्त फ्रांस एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। ऐसा क्यों था? इसके कई कारण थे। जब 1774 में राजा लुई 16 गद्दी पर बैठे ना, तो खजाना बिल्कुल खाली था। लंबे युद्धों ने, खासकर अमेरिका की ब्रिटेन से आज़ादी की लड़ाई में मदद करने ने, देश पर 1 बिलियन लीवरे से ज्यादा का कर्ज चढ़ा दिया था। ऊपर से वर्साई के शाही महल का शानो शौकत का खर्चा वो भी बहुत था, और इस कर्ज पर सरकार को 10% ब्याज देना पड़ रहा था, जिससे हालात और भी खराब हो गई। एक तरफ तो सरकार कंगाल हो रही थी और दूसरी तरफ आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। आबादी तेजी से बढ़ रही थी, पर अनाज का उत्पादन उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा था। फिर जब फसल खराब हुई तो लोगों की मेन फूड आइटम रोटी की कीमत आसमान छूने लगी। इसी हालत को सबसिस्टेंस क्राइसिस या जीविका संकट कहते हैं। इसने अमीर और गरीब के बीच की खाई को और भी गहरा कर दिया। इसी बीच समाज में एक नया पढ़ा लिखा वर्ग उभर रहा था, जिसे हम कहते हैं मिडिल क्लास। ये लोग जॉन लॉक और जॉन जॉक रूसो जैसे ग्रेट थिंकर्स से इंस्पायर्ड थे। उन्होंने एक ऐसे बात कही जो उस समय के लिए क्रांतिकारी थी, कि समाज में किसी का स्थान उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसकी योग्यता या मेरिट से तय होना चाहिए। ये सोच सीधे सीधे उस पुराने सिस्टम को चैलेंज कर रही थी। तो अब तक हमने देखा कि फाइनेंशियल क्राइसिस, सोशल इनइक्वालिटी और नए आइडियाज, ये सब मिलकर एक विस्फोटक स्थिति बना रहे थे। अब देखते हैं कि ये चिंगारी आग में कैसे बदली और क्रांति कैसे शुरू हुई। साल 1789 फ्रांस के इतिहास में एक गेम चेंजर साबित हुआ। इवेंट्स इतनी तेजी से हुए कि सब कुछ बदल गया। देखिए, 5 मई को राजा ने नए टैक्स के लिए एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई। 20 जून को थर्ड एस्टेट के लोगों ने विद्रोह कर दिया और खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। फिर 14 जुलाई को गुस्साई भीड़ ने बास्टील के किले पर हमला कर दिया, जो क्रांति का सिंबल बन गया। और आखिर में 4 अगस्त को नेशनल असेंबली ने सामंती सिस्टम और सभी स्पेशल राइट्स को खत्म कर दिया। जब थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को असेंबली हॉल से बाहर लॉक कर दिया गया था, तो उन्होंने हार नहीं मानी। वो पास से एक इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए और वहां उन्होंने एक ऐतिहासिक शपथ ली कि जब तक वो फ्रांस के लिए एक नया संविधान नहीं बना लेते, वो वहां से नहीं हटेंगे। ये राजा के पावर को एक डायरेक्ट चैलेंज था। 14 जुलाई को बास्टील के किले पर हमला, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की सबसे ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। ये सिर्फ एक जेल पर हमला नहीं था, बास्टील राजा की एब्सोल्यूट पावर का सिंबल था। इसके गिरने को ही फ्रेंच रेवोल्यूशन की ऑफिशियल शुरुआत माना जाता है, और इसी वजह से 14 जुलाई आज भी फ्रांस का नेशनल डे है। क्रांति यहाँ पर ही नहीं रुकी। बास्टील के गिरने के बाद ये और भी रैडिकल दौर में चली गई, जिसने फ्रांस की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया।
तो फ्रांस में ये बदलाव कैसे आया? पहले फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, यानी संविधान ने राजा की शक्तियों को कम कर दिया। लेकिन क्रांति और रेडिकल होती गई। जैकोबिन्स जैसे ग्रुप्स के प्रेशर में 1792 में राजशाही को पूरी तरह खत्म कर फ्रांस को एक गणतंत्र यानी रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। और इसका अंजाम ये हुआ कि अगले ही साल राजा लुई 16 को देशद्रोह के आरोप में फांसी दे दी गई। जैकोबिन्स को सैंस-क्यूलॉट्स के नाम से भी जाना जाता था। इसका मतलब था बिना घुटने वाले, यानी दोज विदाउट नी ब्रीचेस। दरअसल उस समय अमीर लोग घुटनों तक की ब्रीचेस पहनते थे, तो जैकोबिन्स ने लंबी धारीदार पतलून पहनना शुरू कर दिया, ये दिखाने के लिए कि वो अब उन अमीर लोगों से अलग हैं। ये एक तरह का फैशन प्रोटेस्ट बन गया। इसके बाद आया 1793 से 1794 तक का दौर, जिसे इतिहास में रेन ऑफ टेरर या आतंक का राज कहा जाता है। इस दौर में जैकोबिन नेता रॉबेस्पियर ने बहुत ही सख्त कंट्रोल और पनिशमेंट की पॉलिसी अपनाई। जिसे भी वो गणतंत्र का दुश्मन समझता, उसे गिरफ्तार करके गिलोटीन से सजाए मौत दे दी जाती। आयरनी ये थी कि क्रांति की रक्षा के नाम पर हजारों लोगों को मार दिया गया। रॉबेस्पियर के पतन के बाद फ्रांस को स्टेबल करने के लिए एक नई सरकार बनी, जिसे डायरेक्टरी कहा गया। इसमें 5 मेंबर्स थे, ताकि पावर किसी एक आदमी के हाथ में ना रहे। लेकिन ये डायरेक्टरी कमजोर और करप्ट साबित हुई। इसकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने एक ऐसा माहौल बना दिया जहां एक पावरफुल मिलिट्री लीडर के लिए सत्ता में आने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया था। क्रांति के आइडियल्स, लिबर्टी और इक्वालिटी बहुत पावरफुल थे, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ये आइडियल्स फ्रांस के समाज में सच में सभी पर लागू हुए? तो अब हम जानेंगे कि इस क्रांति में महिलाओं की क्या भूमिका थी। क्या उन्हें वही राइट्स मिले जिनके लिए वो लड़ रही थीं? आइए इसको ठीक से समझते हैं। महिलाएं इस क्रांति में आगे बढ़कर हिस्सा ले रही थीं। उन्होंने रोटी की मांग करते हुए वर्साइस तक मार्च किया और अपने पॉलिटिकल क्लब्स भी बनाए। उनकी सबसे बड़ी मांग थी वोट देने का अधिकार और पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने का अधिकार। कुछ सुधार जरूर हुए, जैसे लड़कियों के लिए स्कूलिंग जरूरी हो गई, लेकिन उनकी सबसे बड़ी मांग यानी पॉलिटिकल राइट्स उन्हें नहीं दिए गए। और सोचिए, फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 150 साल बाद 1946 में जाकर मिला। इसी तरह गुलामी या दास प्रथा पर भी क्रांति का स्टैंड उलझा हुआ था। 1794 में कन्वेंशन ने सभी फ्रेंच कॉलोनीज में गुलामी खत्म कर दी, लेकिन सिर्फ 10 साल बाद ही नेपोलियन ने इसे फिर से शुरू कर दिया। आखिरकार 1848 में जाकर फ्रेंच कॉलोनीज में गुलामी को हमेशा के लिए समाप्त किया गया। क्रांति की इस इंस्टेबिलिटी ने एक पावर वैक्यूम पैदा कर दिया था, और इस खाली जगह को इतिहास के सबसे फेमस मिलिट्री लीडर्स में से एक ने भरा। साल 1804 में वो मिलिट्री नेता नेपोलियन बोनापार्ट खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर देता है। एक तरफ उसने देश में स्टेबिलिटी लाई और कई मॉडर्न लॉज बनाए, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी की सुरक्षा और नापतोल का एक जैसा सिस्टम। उसने क्रांति के कई आइडियाज को अपने लॉज में जगह दी, लेकिन दूसरी तरफ सम्राट बनकर उसने उसी गणतंत्र को खत्म कर दिया जिसे क्रांति ने जन्म दिया था। और अब हम आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर। आइए देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने आने वाली सदियों के लिए फ्रांस और पूरी दुनिया पर क्या असर छोड़ा। फ्रेंच रेवोल्यूशन की सबसे बड़ी और हमेशा रहने वाली विरासत थे इसके 3 महान विचार: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये विचार दुनिया भर के डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए। इसने फ्रांस से सामंती सिस्टम को हमेशा के लिए उखाड़ फेंका और इसकी गूंज भारत तक सुनाई दी, जहां टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग इससे बहुत प्रभावित हुए। ये कोट इस बात का सबूत है कि फ्रांस में जो हो रहा था उसकी गूंज कितनी दूर तक, यहाँ तक कि भारत में भी सुनाई दे रही थी। इसने उन लोगों को प्रेरणा दी जो यहाँ सोशल और पॉलिटिकल चेंज के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो हमने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन सिर्फ फ्रांस की कहानी नहीं, बल्कि मॉडर्न दुनिया की नींव रखने वाली एक घटना थी। इसने हमें यूनिवर्सल राइट्स का विचार दिया। पर आइए इस सवाल के साथ इस चैप्टर को समाप्त करें। आज के समय में इन अधिकारों को सच में सभी के लिए यूनिवर्सल बनाने में क्या चुनौतियां हैं? इस पर जरूर सोचिए। धन्यवाद।